नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और शहरी रोजगार योजना जैसे कई बड़े फैसले किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि इन्हें केंद्र सरकार में कब लागू करेगा। सीएम गहलोत ने दोहराया कि उनकी सरकार बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना सर्वेक्षण कराएगी और यह भी एक बड़ा फैसला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा में कहा था कि राज्य में सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी जनहित की किसी योजना को बंद नहीं करेगी और यह मोदी की गारंटी है। इस बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने जयपुर में मीडिया से कहा, इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया कि हमारी योजनाएं शानदार है और यह चिंता नहीं करे। हमने योजनाएं अच्छे ढंग से लागू की है। वह तो ये बताया कि केंद्र में 25 लाख रुपए की बीमा की घोषणा कब करेंगे, बताए ओपीएससी कब लागू करेंगे, बताइए शहरी रोजगार योजना कब शुरू करेंगे। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही। जयपुर में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। कांकेर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दोबारा सत्ता आने पर उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में जनगणना कराएगी। बता दें कि कांग्रेस का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने का ऐलान का बड़ा फैसला माना जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार फिर से राज्य में बनती है तो छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से फिर से सरकार बनने पर गरीबों की खातिर 10 लाख घर बनाने का भी वादा किया है। एशियन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत के नाम 100 मेडल हो चुके हैं। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पूरे देश भर में खुशी की लहर है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए यह खुशी और भी ज्यादा है क्योंकि भारतीय महिला कबड्डी टीम की अगुवाई करने वाले रितु नेगी यहीं की बेटी है। रितु नेगी हिमाचल प्रदेश की जिला सिरमौर की सिलाई की रहने वाली है। रितु नेगी के पिता भवान सिंह भी इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया है। भारतीय महिला कबड्डी टीम के कप्तान रितु नेगी के अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 और बेटियां भी भारतीय कबड्डी टीम में शामिल हुई हैं। इनमें 3 बेटियां फ्लाइंग साथ का भी हिस्सा है। रितु नेगी के अलावा सिलाई की पुष्पा राणा, सोलन की निधि शर्मा और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सिलाई की पुष्पा शर्मा और बिलासपुर की ज्योति ठाकुर भी भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा है। मौजूदा वक्त में कप्तान रितु नेगी भारतीय रेलवे में सेवाएं दे रही है। उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेताओं में शुमार इमरान मसूद के घर वापसी हो गई। हाथी का साथ छोड़कर आए पूर्व बसपा नेता ने पंजा का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद के पाले कर कांग्रेस ने बड़े सियासी दांव चला है। कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट पर बैंक पर है। सियासी पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद के सहारे कांग्रेस वेतरनी पार करना चाहती है। दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इमरान मसूद का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया है। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में इमरान मसूद ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। सदस्यता ग्रहण करते वक्त यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी नजर आए हैं। कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बाद इमरान मसूद ने कहा कि मैंने बसपा से छुट्टी नहीं बल्कि बसपा ने मुझे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहता था। खुदा का शुक्र है कि प्रियंका और राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल होने का मौका दिया है। उन्होंने गांधी परिवार से अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया है। इमरान खान ने कहा कि मैं गांधी परिवार से कभी अपने रिश्तों को खत्म नहीं कर सका। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां प्याज का मुद्दा गरमाया हुआ है वहीं अब टमाटर का रेट भी गिर गया है। इससे नासिक जिले के किसान नाराज है। इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसानों ने डिंडोरी कलवन रोड पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के काफिले को रोकने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया है और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन कुछ देर के लिए सड़क पर जमकर हंगामा हुआ है। किसानों ने सीधे टमाटर और प्याज सड़क पर फेंककर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार नासिक के दौरे पर है और ओझर हवाई अड्डे से डिंडोरी जाते समय उनके काफिले को कलवान डिंडोरी रोड पर रोक दिया गया है। किसानों ने काफिले के सामने टमाटर और प्याज फेंके और अजित पवार का ध्यान खींचा है। इसके अलावा किसानों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं और मंत्री के वाहन के बेड़ों को रोकने की कोशिश किया। हालांकि पुलिस ने समय रहते संबंधित किसानों को हिरासत में लिया है। किसानों ने प्याज निर्यात शुल्क वापस लो, टमाटर की अच्छी कीमत दो, किसानों का जीवन कैसा हो, किसान विरोधी सरकार धिक्कार हो जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है।
हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना और नूह में दो गुटों के बीच हुए दंगों को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर डालने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने बिहार के रहने वाले मोहम्मद शाहिद आलम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को नूह में हिंदू संगठनों की तरफ से ब्रिज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी। इस पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़कने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुग्राम पुलिस के साइबर क्राइम एसपी विपिन अहलवात ने बताया कि जुलाई अगस्त महीने के दौरान गुरुग्राम और मेवात जिले में हुए दंगों के दौरान लोगों में भड़काने के आरोप में पकड़ा गया है। आरोपी मोहम्मद शाहिद आलम सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से लगातार भड़काऊ पोस्ट डाल रहा था, जिससे पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और जगह जगह छापेमारी की है, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ नहीं आ रहा। आखिरकार अब पुलिस आरोपी को धर दबोचा है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मोस्ट वांटेड पत्नी जैनब फातिमा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नया पैतरा आजमाया है। उसने उमेश पाल शूट आउट केस की एफआईआर रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। बहन शबाना अनीस के नाम से याचिका दाखिल कर जैनब फातिमा ने प्रयागराज पुलिस की एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने जाँच के आधार पर उमेश पाल शूट आउट केस में जैनब फातिमा को भी आरोपी बताया है। जैनब फातिमा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही। बहन शबाना अनीस की अर्जी पर हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने की उम्मीद है। अर्जी की कॉपी प्रयागराज पुलिस को मिल चुकी है। प्रयागराज पुलिस मामले में जवाब दाखिल करने वाले उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से याचिका के विरोध किए जाने की संभावना है। जैनब फातिमा अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने के लिए अगस्त महीने में हाई कोर्ट आई थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयानों से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे बयान दिए हैं जिनके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी 15 दिनों में 3 बार एमपी का दौरा कर चुके हैं। पीएम ने अपनी रैलियों में सीएम शिवराज सिंह को ज्यादा श्रेय नहीं दिया है। उन्होंने बीजेपी सरकार को श्रेय देते हुए कहा कि 18 सालों में एमपी में बीजेपी की सरकार ने जनता की भलाई के लिए काम किए हैं। इजराइल के हालत पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो संदेश में युद्ध का ऐलान किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छोड़ दिया है। इसमें इजराइल की जीत होगी। भारत सरकार ने इजराइल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उनसे हालात पर नजर रखने और सतर्क रहने का कहा गया है, लेकिन अथॉरिटीज के सुझाव माने तो गैर कानूनी काम से बाहर न निकले और सेफ्टी सेटल्स के पास रहे। भारतीय नागरिकों से इजरायली होम फ्रंट कमांड की वेबसाइट देखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 और नए जिलों की घोषणा करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जिन 3 जिलों के गठन का ऐलान किया गया है उनमें 2 नाम है वो जहां लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। मालपुरा और सुजानगढ़ को जिला घोषित नहीं किए जाने पर कई दिनों तक प्रदर्शन चलता रहा। शहर बंद रहे और आसपास के तमाम रास्ते और हाईवे तक जाम कर दिए गए हैं। अब मालपुरा और सुजानगढ़ के साथ सीएम गहलोत ने कुचामन सिटी के लिए भी अलग जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों अब 19 नए जिलों का गठन किया गया था। तब कुचामन और डिडवान को संयुक्त रूप से जिला बनाया गया था। अब डिडवाना अलग और कुचामन सिटी अलग अलग जिले बनेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। यहां वे सरकार के साथ साथ कई किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से पटना पहुंचे किसान नेता ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में बिहार सरकार से मांग की है कि राज्य में मंडी कानून लागू किया जाए। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बिहार के किसानों की जमीन हड़पने की साजिश को लेकर भी अपनी बात कही है और आने वाले समय में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरा बिहार का 3 दिन का कार्यक्रम है। सबसे पहले बिहार में बाजार समिति लागू होनी चाहिए। हजारों ट्रक यहाँ से रोज धान जाता है। यहाँ के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है या व्यवस्था बंद हो। यहाँ के किसान फसल पैदा करते हैं लेकिन इनको उचित मूल्य नहीं मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से फसल खरीदती है और बाहर जाकर उचित दामों में बेचती है। यहाँ 3 दिन रुकूंगा और यहाँ के सिस्टम को देखूंगा। यहाँ मंडी सिस्टम लागू होनी जरूरी है और हम लोगों की पहली मांग है कि मंडी कानून लागू किया जाए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलने पर सवाल किया है कि यहाँ तो रुकूंगा, सारे नेताओं से मिलूंगा, सरकार से भी मिलेंगे। इजराइल पर शनिवार को फिलिस्तीनी के चरमपंथी संगठन हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय से इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हमास की ओर से इजराइल पर हमला किए जाने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने देश के लोगों से कहा
हालांकि हम युद्ध में हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।